चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम सीडीपी के अधिगम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमने 126 नंबर प्रश्न तक हमने हल कर लिया है। आगे 127 नंबर से आज हल करेंगे और ये सीरीज जो है वह कंटिन्यू अब आएगी। ठीक है, तो 127 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि विद्यालय के नियमों का अनुकरण छात्रों द्वारा किया जाता है। ए, दंड के आधार पर, सख्ती के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, इन सभी के आधार पर। तो जो विद्यालय में है ना, बच्चे जो है वह नियम का अनुकरण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? तो 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दंड के आधार पर। ए जो है वह सही आंसर है। दंड के आधार पर जो है बच्चे विद्यालय के नियमों का अनुकरण छात्रों द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, एक बालक अपने सहपाठी राम को दौड़ने में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखता है, तो वह भी उसका अनुकरण करने लगता है। उसका यह अनुकरण माना जाएगा, है ना। उसका दोस्त है, वो दौड़कर प्रथम स्थान में आया, अब उसको देखकर वो भी क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? ईर्ष्या के आधार पर है क्या? नहीं। परंपरा के आधार पर है क्या? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या के आधार पर, परंपरा के आधार पर, नियम के आधार पर या रचना के आधार पर। तो किसको देखकर जो बालक है वो दौड़ने का प्रयास कर रहा है? तो अपने दोस्त को देखकर, है ना, कि वो प्रथम स्थान आया तो मैं भी प्रथम स्थान आ जाऊँ। तो ये क्या है? उसका ईर्ष्या भाव जो है वह पैदा हो रहा है ना। तो ईर्ष्या के आधार पर क्या हो रहा है यहाँ पर? वो बच्चा जो है वह दौड़ने का अनुकरण करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। 129 नंबर प्रश्न में, एक बालक में खेल के प्रति रुचि अधिक है, इसलिए वह अन्य शिक्षकों की तुलना में खेल शिक्षक को प्रतिरूप के रूप में स्वीकार करता है। मतलब खेल शिक्षक को क्या कर रहा है? वो अपना आदर्श मान रहा है ना। तो उसका यह प्रतिरूप चयन आधारित होगा। मतलब इसको हम क्या कहेंगे? ऐसे बालक को किस श्रेणी में रखेंगे? तो आदतों की समानता, नैतिकता, मानवता या सामाजिकता। तो 129 नंबर का सही आंसर क्या है? तो आदतों की समानता है ना। वो अपने गुरु की आदत को देखकर क्या हो रहा है? यहाँ पर अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो खेल के शिक्षक को ज़्यादातर क्या कर रहा है? मान्यता दे रहा है यहाँ पर। तो आदतों की समानता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 130 नंबर। मोहन अपने बड़े भाई को दूसरों की सहायता करते हुए देखता है, परिणाम स्वरूप वह भी इस कार्य में लग जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है प्रभावशीलता की, नैतिकता की, मानवता की, आदर्शवादिता की। मोहन है ना, मोहन एक कोई भी लड़का है जो अपने बड़े भाई को देखकर, है ना, दूसरों की सहायता करते हुए उसके बड़े भाई को देख रहा है। परिणाम स्वरूप वह भी क्या कर रहा है? इस कार्य को करने लग जाता है। तो क्या हो रहा है? उसके बड़े भाई का प्रभाव जो है उसके छोटे भाई में पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावशीलता, है ना। प्रभावशीलता, उसका प्रभाव उसके छोटे भाई में पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 131 नंबर। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में जो स्थायित्व है वो कैसे आता है? कोई घटना बार बार होती है तब, घटना मन को अच्छी लगती है तब आती है, या घटना रुचिकर होती है, या घटना आदर्शों से संबंधित होती है तब आती है। तो स्थायित्व की है ना, स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न कब होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 131 नंबर का सही आंसर क्या होगा? जब वह घटना को बार बार देखता है ना, तो क्या हो जाता है? उस घटना के प्रति उसमें
स्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वह स्थिति क्या हो जाती है, स्थायी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 132 नंबर। सामाजिक रूप से उपयोगी तथा अधिगमकर्ता द्वारा उसकी स्वीकृत उपयोगी किसी क्रिया में उत्पन्न करती है, किसी क्रिया में उत्पन्न करती है। तो कौन सी क्रिया में उत्पन्न करती है? स्थायी अधिगम, सामान्य अधिगम, मंद अधिगम या फिर सामान्य से अधिक अधिगम है। ठीक है, सामाजिक रूप से उपयोगी अधिगमकर्ता द्वारा उसकी स्वीकृति है ना, मतलब जो चाहता है। ठीक, तो उपयोगी किसी क्रिया में उत्पन्न होती है। तो कौन सी क्रिया है जिसमें उसकी उपयोगिता जो है वह उत्पन्न हो जाती है? तो 132 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो स्थायी अधिगम में। ठीक है, जब तक वह स्थायी नहीं होगा तब तक वह क्या करेगा? उपयोगी क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, स्थायी अधिगम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 133 नंबर। 133 नंबर प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष के बालक 7 वर्ष के बालक की तुलना में कम सामाजिक अधिगम किया जाता है। इसका प्रमुख कारण है। जो 5 वर्ष का बालक है ना, 5 वर्ष का बालक द्वारा 7 वर्ष के बालक की तुलना में कम सामाजिक अधिगम बोल रहा है। ठीक है, तो आयु परिपक्वता पर है, बुद्धि क्रियाशीलता पर है या फिर गतिशीलता पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयु से संबंधित है ना। अब छोटा है तो छोटा ही उसका क्या होगा? सामाजिक अधिगम होगा। ठीक है, यही दर्शा रहा है यहाँ पर। तो आयु परिपक्वता पर निर्भर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 134 नंबर। तो 134 नंबर प्रश्न, सामाजिक अधिगम की तीव्रता एवं स्थायी गतिशीलता होती है। सामाजिक अधिगम की तीव्रता एवं स्थायी गति होती है। स्थायी गति होती है, कैसी होती है? परंपरावादी समाज में, संस्कृति समाज में, सभ्यता वाले समाज में या फिर शिक्षित समाज में सामाजिक अधिगम जो है किसमें होता है? तो चलिए 34 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो तीव्र और स्थायी गति से किसका होगा? तो शिक्षित समाज में होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी, शिक्षित समाज में। चलिए अगला प्रश्न 135 नंबर प्रश्न है, जिस समाज में सामाजिक नियम एवं परंपरा प्रगतिशील एवं आत्म अनुशासन से संबंधित होंगे उस समाज में सामाजिक अधिगम की स्थिति होगी। कैसी होगी? ऐसे समाज में सामान्य होगा, मंद होगा या उत्तम एवं तीव्र होगा या सामान्य से कम? अब देखिए, परंपरा प्रगतिशील भी है और आत्म अनुशासन भी है ना, से संबंधित है। तो कैसा होगा सामाजिक अधिगम? उच्च एवं तीव्र होगा। ठीक है, क्या होगा? उच्चतम एवं तीव्र होगा। चलिए अगला प्रश्न है 136 नंबर। रूढ़िवादी समाज में सामाजिक अधिगम की मंदता का कारण होता है। रूढ़िवादी समाज में सामाजिक अधिगम की मंदता का कारण होता है। ठीक है, तो रूढ़िवादी समाज में कैसी मंदता होती है? अस्वस्थ परंपराएं, अंधविश्वास, अनुपयोगी परंपराएं या ये सभी? तो क्या होगा? ऐसे रूढ़िवादी समाज जो है वह अस्वस्थ भी होते हैं, अंधविश्वासी तो होंगे ही होंगे, है ना, और अनुपयोगी परंपराओं का भी क्या करते हैं वो लोग? अनुसरण करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 136 नंबर का डी सही आंसर होगा। ये सभी जो है वह कमियां होती है उनमें। चलिए अगला प्रश्न 137 नंबर प्रश्न। 137 नंबर प्रश्न, अन्य देशों की तुलना में भारतीय बालकों में सामाजिक अधिगम की गति तीव्र होती है क्योंकि भारतीय समाज संपन्न है। भारतीय समाज कैसा है? शिक्षा से है, संस्कृति एवं सभ्यता से, नैतिकता से या मानवता से? तो ये तो बहुत ही सरल है 137 नंबर का। तो क्या है? शिक्षा से, है ना। किसी भी समाज में, है ना, उसकी अधिगम जो है वह तीव्र कब होगी? शिक्षा से होगी, है ना। अधिगम से संबंधित है तो कब होगा तीव्र?
तो अधिगम से ही तीव्र होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 138 नंबर का। किसी समाज में आंतरिक कलह, है ना, आंतरिक कलह, कोई भी समाज है उसका आंतरिक कलह, संघर्ष एवं अशांति का वातावरण है, उस समाज में बालक का सामाजिक अधिगम होगा। अब ऐसे समाज में बालक का सामाजिक अधिगम कैसे होगा बताइए? जिस समाज में कलह, संघर्ष और अशांति फैला हुआ है ना, ऐसा समाज में बालक का जो अधिगम है वो किस प्रकार से होगा? सामान्य होगा, मंद होगा, स्थायी होगा या अस्थायी होगा? तो क्या होगा यहाँ पास 138 नंबर का सही आंसर बी, मंद होगा, है ना। ऐसे समाज में बालक जो है वह मंद गति से क्या होंगे? उसका अधिगम जो है वह होगा। ठीक, चलिए 139 नंबर प्रश्न, 139 नंबर प्रश्न, लेह लद्दाख की तुलना में दिल्ली में रहने वाले बालक का सामाजिक अधिगम अधिक होता है, इसका प्रमुख कारण है। अब देखिए प्रमुख कारण क्या हो सकता है? गर्मी, सर्दी, वर्षावत, है ना, बरसात या फिर जलवायु। तो क्या ज़्यादा डिपेंड करता है? वहाँ की जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है? ठीक है, तो जलवायु से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम किन परिस्थितियों में उत्तम होता है? सामाजिक अधिगम किन परिस्थितियों में उत्तम होता है? सामान्य, अनुपयोगी, मूल्यवान या अधिगमकर्ता के अनुरूप। तो कैसा समाज को बनाया जाए कि उसका अधिगम जो है वह उत्तम हो, उच्च हो, ज़्यादा हो, है ना। तो अधिगमकर्ता के अनुरूप बालक को जो चाहिए वो मिलेगा, तभी तो उसका क्या होगा? अधिगम जो है वह उच्च स्तर पर जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी, अधिगमकर्ता के अनुरूप होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, सीखने के मुख्य नियमों के आंतरिक गौड़ नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौड़ नियम है, तो सीखने के गौड़ नियम कौन सा है? प्रयत्न व भूल का नियम, बहु प्रतिक्रिया नियम, अभ्यास नियम या प्रभाव का नियम। तो 141 नंबर का सही आंसर क्या है? तो बहु प्रतिक्रिया का नियम जो है वह किस में आता है? गौड़ नियम में आता है। प्रयत्न व भूल जो है वह, अभ्यास, प्रभाव, ये सभी क्या है? ये सभी मुख्य नियम में आते हैं ना। मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौड़ नियम भी है। जो गौड़ नियम पूछा है यहाँ पर, तो बहु प्रतिक्रिया का नियम ही आएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी जो है वह सही है। चलिए 142 नंबर प्रश्न, निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह है? अधिगम, है ना, अधिगम के स्थानांतरण का कौन सा सिद्धांत नहीं है? सामान्य अंशों का सिद्धांत, ये तो है ना। असमान अंशों का सिद्धांत, ये नहीं है। द्विपक्षीय सिद्धांत भी है और सामान्यीकरण सिद्धांत भी है। ठीक है, तो एलिमिनेशन से पता चल गया कि असमान अंशों का सिद्धांत ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। चलिए अगला प्रश्न है 143 नंबर, निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह है? महिला वर्ग, अमीर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, विकलांग वर्ग। तो वंचित वर्ग से कौन संबंधित नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पास क्या है? अमीर जो है वह वंचित वर्ग में नहीं आएगा, विकलांग वंचित ही है ना, पिछड़ा वर्ग भी है, महिला भी वंचित ही है अभी समाज में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए अगला प्रश्न 144 नंबर, मूल प्रवृत्तियाँ एक जाति के प्राणियों में एक ऐसी होती है, यह कथन है। अच्छा, मूल प्रवृत्तियाँ जो है ना, इसका परिभाषा, इस परिभाषा को किसने दिया ये पूछ रहा है कि मूल प्रवृत्तियाँ एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है, यह कथन किसने कहा है? जेम्स ने, भाटिया, वेलेंटिन या फिर झा। किसका कथन है? तो 144 नंबर का सही आंसर क्या है?
तो 144 नंबर का सही आंसर क्या है? बी, भाटिया। भाटिया ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां जो है वह एक जाति के प्राणियों में एक प्रकार होती है, एक जैसी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 145 नंबर, पावलोव ने, ठीक है, पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह सिद्धांत है। तो पावलोव ने एक अधिगम से संबंधित है ना एक सिद्धांत दिया है। तो वह अधिगम का सिद्धांत क्या है? बहुक्रिया है क्या, आंशिक क्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या आत्मीकरण? तो पावलोव के अनुसार है ना अधिगम का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न 146 नंबर, मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों में क्या आवश्यक होता है? अनुभव, संवेग, प्रयोजन या फिर बुद्धि? तो मूल प्रवृत्तियों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो वो होती है अनुभव की। ठीक है, अब बच्चे में है ना कम मूल प्रवृत्तियाँ मिलेंगे, अनुभव से ही पता चलेगा कि मूल प्रवृत्तियाँ जो है वह अनुभव से ज़्यादा संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 146 का अनुभव। ठीक है, अगला प्रश्न है, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रयोग पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। उपर्युक्त परिभाषा किसने दिया है? ठीक है, मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रयोग पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है, इसको किसने प्रतिपादित किया है? कर्ट लेविन ने, स्किनर ने, जेम्स डेवर ने या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसको कहा है स्किनर ने। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? 147 नंबर का स्किनर। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में कौन नहीं आता है? अभ्यास आता है, तत्परता भी आता है, ठीक है, परिणाम का नियम ये भी है, सादृश्यकरण का नियम ये गॉड नियम है। ठीक है, थॉर्नडाइक के गॉड नियम में आता है सादृश्यकरण का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वह सही है। 149 नंबर, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व है। अंतर्दृष्टि, ठीक है, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व क्या है? बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न व त्रुटि, इनमें से सभी। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि में ये सभी है ना, बुद्धि भी प्रभाव डालेगा, अनुभव भी, ठीक है, और प्रयत्न व त्रुटि, जितना प्रयास करेंगे उतना हमें क्या मिलेगा? अपने अंतर्दृष्टि को सुधारने का मौका मिलेगा। ठीक है, अभ्यास बहुत जरूरी है। ठीक है, और अभ्यास के साथ साथ अनुभव, और अनुभव है तो बुद्धि भी है। ठीक है, तो ये सभी जो है वह अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 150 नंबर, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन मानी जाती है? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? 150 नंबर का सही आंसर क्या है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या इनमें से कोई नहीं? तो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो इसको दिया है स्किनर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 151 नंबर का, जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह है यांत्रिक आदतें, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, भावना संबंधी आदतें, विचार संबंधी आदतें? तो इसका सही आंसर क्या है? मस्तिष्क से, है ना, तो नाड़ी मंडल से संबंधित आदतें हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? बी, नाड़ी मंडल से संबंधित आदतें हैं। चलिए 152 नंबर प्रश्न, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है वह है। ठीक है, अब पुराने अनुभव से हम पुराने अनुभव को नए अनुभव से जोड़ रहे हैं, है ना, अगर जोड़ दिए तो धनात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक स्थानांतरण। चलिए अगला प्रश्न
153 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है। ठीक है, सीखने के मुख्य नियम कौन है इसको बताना है। बहु प्रतिक्रिया का नियम, ये तो गौड़ नियम है। अभ्यास का नियम, हाँ ये मुख्य नियम है। ठीक है, यही क्या है, मुख्य नियम है, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 154 नंबर, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं? तो 154 नंबर का सही आंसर क्या है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास व त्रुटि है ना, मुख्य नियम में आता है। चलिए अगला प्रश्न 155 नंबर, सीखने के मुख्य नियम के आंतरिक गौड़ नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। तो इनमें से गौड़ नियम को बताना है। तो प्रयत्न व भूल का नियम मुख्य नियम में आता है, अभ्यास का नियम भी मुख्य नियम में आता है, प्रभाव का नियम ये भी मुख्य नियम में है। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम जो है वह गौड़ नियम होता है। ठीक है, 3 मुख्य नियम होते हैं और 5 गौड़ नियम होते हैं। ठीक है, ये सभी को याद होगा। चलिए अगला देखते हैं, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है रटने का नियम, अवांछित विश्राम, हस्तलेखन, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। तो कक्षा में हम कैसे कार्य करते हैं? तो कक्षा में है ना, महत्वपूर्ण नियम सीखने का क्या होता है? हस्तलेख। हस्तलेख करना ही क्या है कक्षा में, है ना, स्कूल या कक्षा में, कक्षा वातावरण में हस्तलेख लिखना ही क्या है, महत्वपूर्ण नियम माना जाता है सीखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न 157 नंबर, सीखी गई क्रिया अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। ठीक है, सीखे गए पुराने नियम, ठीक है, वो क्या हो रहा है, अगले नियम में भी परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। सीखे गई जो नियम है ना, क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना है। अधिगम नहीं, अधिगम स्थानांतरण नहीं, परिपक्वता नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पास ये बोला जाता कि सीखे गए क्रिया जो है ना, वो अन्य दूसरी परिस्थिति में काम आता है, तो हम वहाँ पास क्या लेते, अधिगम स्थानांतरण को लेते। यहाँ पास अधिगम तो हो ही नहीं रहा है, परिपक्वता तो है ही नहीं, तो क्या हमारे यहाँ पास क्या आंसर लेंगे हम, इनमें से कोई नहीं को। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसको आप एक बार स्वयं से देख लीजिएगा। अगर मैं गलत होऊंगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, सही आंसर कमेंट कर देना। चलिए अगला देखते हैं 158 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावक के लिए, सभी के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह शिक्षक छात्र दोनों, अभिभावकों के लिए भी जरूरी है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। इसे किसने कहा है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो इसे कहा है वुडवर्थ ने। किसने कहा है इसको? तो वुडवर्थ ने कहा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ का कथन है। अगला प्रश्न 160 नंबर, सीखना प्रभावित होता है। सीखना प्रभावित होता है मन से, आत्मा से, बुद्धि से, प्रेरणा से। तो 160 नंबर का सही आंसर क्या है? तो प्रेरणा से, है ना, प्रेरणा से सबसे अधिक प्रभावित होता है सीखना जो है। किसी बालक को आप जितना अधिक प्रेरित करेंगे, वह किसी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा उतनी ही ज़्यादा रखेगा, है ना, वह उसको उतना ही अधिक सीखना चाहेगा। ठीक है, तो प्रेरणा ही क्या है, सीखने को प्रभावित होता है। यहाँ पर सबसे 100% सही वाला आंसर क्या है? प्रेरणा। ठीक है, अगला प्रश्न 161 नंबर, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यह कथन है। ठीक है,
संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का है ना, मनुष्य का मस्तिष्क करता है। इस कथन को किसने दिया है? तो इस कथन को किसने दिया हुआ है? वुडवर्थ का कथन है या थॉर्नडाइक, रायबर्न या स्किनर? तो किसने कहा है कि संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है? तो इसे कहा है थॉर्नडाइक ने। किसने कहा है? तो थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक का कथन है। चलिए अगला प्रश्न 162 नंबर, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। ठीक है, सीखने की असफलताओं का जो कारण है वो समझने की असफलताएं हैं। यह कथन किसने कहा है? मार्शल का कथन है, क्रॉनबेक, गीलीलैंड या मॉर्गन? किसका कथन है? 162 नंबर का सही आंसर। चलिए 162 नंबर का सही आंसर है मार्शल ने इस कथन को कहा है। ठीक है, मार्शल ने कहा है कि सीखने की असफलताओं का कारण है ना, समझने की असफलता है। मतलब बच्चा अगर समझ नहीं पा रहा है तो उसके सीखने में क्या होती है? असफलताएं उत्पन्न होती है। इस कथन को किसने कहा है? मार्शल ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला 163 नंबर प्रश्न, सीखने के बिना संभव नहीं है। सीखना है ना, सीखने के बिना संभव नहीं है। तो क्या संभव नहीं है? वृद्धि, अभिवृद्धि, उत्तेजना या ए और बी दोनों? तो 163 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सीखने के बिना, है ना। तो बुद्धि है ना, वृद्धि और विकास सीखने से ही तो प्रभावित है ना। तो वृद्धि भी है और अभिवृद्धि भी है। ठीक है, दोनों ही क्या है? अगर सीख रहे हैं तभी ये दोनों जो है वह हमें प्राप्त होते जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सही आंसर क्या लेंगे? ए और बी दोनों। अगला प्रश्न 164 नंबर, सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। तो विषय सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल, कठिन, सरल से कठिन या कठिन से सरल? 164 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो पहले तो हमें बच्चों को क्या बताना चाहिए? सरल सरल चीज़ें बताना चाहिए, है ना। फिर बाद में क्या बताना चाहिए? कठिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरल से कठिन, है ना। तो सरल से कठिन होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 165 नंबर, छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है वाद विवाद से, सम्मेलन व विचार गोष्ठी से, प्रोजेक्ट से, किसी विशेष स्थिति में? चलिए सही आंसर बताइए। तो छात्रों द्वारा विचार विनिमय सम्मेलन व विचार गोष्ठी से किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो गया? तो सही आंसर है बी। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह कथन वह है। तो किस विधि को सब प्रारंभिक कक्षाओं में उपयोग किया जाता है? निरीक्षण विधि को किया जाता है, करके सीखने, समूह विधि या वाद विवाद? चलिए बताइए 166 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो प्रारंभिक कक्षा में, है ना, छोटे छोटे बच्चे को क्या दिया जाता है? करके सीखने के लिए दिया जाता है। किसी भी वस्तु को सिखाना है या किसी भी कार्य को सिखाना है तो उसको क्या कराएंगे? करके सीखने के लिए अनुमति देंगे, तब बच्चा जो है वह सबसे अधिक सीख सकता है। ठीक है, तो इसका 166 नंबर का सही आंसर है बी, करके सीखना। चलिए अगला प्रश्न है 167 नंबर, सीखने के प्रकार हैं। तो सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? 167 में ज्ञानात्मक अधिगम, ये सही है। गामक अधिगम, ये भी सही है। संवेदनात्मक अधिगम, तो ये सभी जो है वह सही आंसर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न 168 नंबर, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है। ठीक है, हम जो भी नया कार्य कर रहे हैं उसको आत्मसात यानी कि ग्रहण कर लेते हैं,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मीकरण का नियम कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम? आत्मीकरण का नियम। चलिए अगला प्रश्न 169 नंबर। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर, है ना, किसी वस्तु को देखेंगे या स्पर्श करेंगे करके प्राप्त किया गया जो ज्ञान है वह सीखना क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? किसी भी वस्तु को हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से छू भी रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्षात्मक सीखना ही तो कहेंगे ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, प्रत्यक्षात्मक सीखना। ठीक है, अगर करते रहते तो करके सीखना कहलाता। ठीक, चलिए 170 नंबर प्रश्न। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। कैसे सीखते हैं? धीरे धीरे, शीघ्र, अधूरा, पूर्ण। जिज्ञासा होगी तो हम शीघ्र ही सीख जाएंगे, है ना। कोई भी वस्तु है उसके प्रति यदि जिज्ञासा है, रुचि है, तत्पर हैं, तो हम क्या सीखेंगे? शीघ्र सीखेंगे। ठीक है, न कि धीरे धीरे, अधूरा और पूर्ण। पूर्ण तो सीखेंगे ही, लेकिन शीघ्र सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? शीघ्र सीखेंगे। चलिए अगला प्रश्न 171 नंबर। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, प्रशासनिक वातावरण। ठीक है, कक्षा के लिए बताना है यहाँ पास। 71 नंबर का प्रश्न। सामाजिक वातावरण कहेंगे, मनोवैज्ञानिक वातावरण कहेंगे, आर्थिक या प्रशासनिक। तो सीखने को प्रभावित करता है उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक वातावरण। चलिए 172 नंबर प्रश्न है। संवेग में प्रवृत्ति होती है गतिशील, अनुमित, उचित या स्थिरता। तो संवेग में कैसी प्रवृत्ति होती है? तो स्थिरता होती है। ठीक है, संवेग में क्या होती है? स्थिरता होती है। चलिए अगला प्रश्न 173 नंबर। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक? ब्रिटेन के, अमेरिका, रूस या भारत? कहाँ के हैं? तो थॉर्नडाइक जो है वह कहाँ के वैज्ञानिक कहलाते हैं? एक अमेरिकी वैज्ञानिक कहलाते हैं। कहाँ के वैज्ञानिक कहलाते हैं? अमेरिकी वैज्ञानिक। ठीक है, अगला प्रश्न है 174 नंबर। निम्नांकित में से वंचित वर्ग में शामिल होते हैं। वंचित वर्ग में कौन शामिल है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बालक। तो अनुसूचित जाति भी शामिल है वंचित वर्ग में, और अनुसूचित जनजाति भी है, विकलांग बालक भी उसी श्रेणी में आता है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है 175 नंबर। स्किनर के कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग? स्किनर ने, है ना, कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया था? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार या 6 प्रकार के? 175 नंबर का सही आंसर क्या है? तो 4 प्रकार के उप पुनर्बलन का क्या किया है? स्किनर ने प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला 176 नंबर। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया। तो कोहलर, है ना, तो कोहलर के हम सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से। चलिए अगला 77 नंबर प्रश्न। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। अधिगम को कौन प्रभावित करता है? उच्च वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता, इनमें से सभी। तो ये तो बहुत ही सरल आंसर है, डी जो है वह सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 178 नंबर। अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से खाली स्थान नहीं हो। ठीक है, अधिगम, है ना,
तब तक संभव नहीं है बोल रहा है, मतलब अधिगम की तब तक हमें प्राप्ति नहीं होगी जब तक कि व्यक्ति जो है वह शारीरिक और मानसिक रूप से क्या नहीं हो जाता, तत्पर, परिपक्व या सूझबूझ वाला, या इनमें से सभी। ठीक है, तो 78 नंबर का सही आंसर क्या होगा, जब तक हम उसको परिपक्व नहीं कहेंगे, है ना, किसी वस्तु के बारे में वो परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक क्या है, वह अधिगम प्राप्त नहीं किया हुआ, यही मानेंगे। ठीक है, तो किससे संबंधित है, परिपक्वता से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 80 नंबर 79 नंबर, संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। यह कथन है स्टाउट का, झा का, मेलोन या ब्लेयर का। किसका कथन है, तो यह कथन किसने कहा है, मेलोन ने। ठीक है, इस कथन को किसने कहा है, मेलोन ने, कि संज्ञानात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है ना, स्थानांतरण का नियम, है ना, वास्तविक तथ्य माना है किसने, मेलोन ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका आंसर आप स्वयं दे सकते हैं, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये आंसर आपके लिए है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है, जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, वह विधि क्या है ना, किस माध्यम से बोल रहा है, तो आत्मनिर्देशन से, है ना, आत्मनिर्देशन से उसकी बुरी आदतों को हम छुड़ा रहे हैं, तो ऐसे बालक किस विधि के अंतर्गत आएंगे, तो 81 नंबर का सही आंसर क्या होगा, आत्मनिर्देशन की विधि, है ना, हम किसके अंतर्गत रखेंगे, तो सी, आत्मनिर्देशन की विधि। ठीक, आत्मनिर्देशन विधि। अगला प्रश्न 82 नंबर 182, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है, बुद्धि लब्धि के लिए, है ना, किस मनोवैज्ञानिक को, सिगमंड फ्रायड को, मैकडूगल को, कोहलर को, स्टान को। तो यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल है ना, क्योंकि एक ही बुद्धि लब्धि वाले को दे दिया है, स्टान को। ठीक है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए 183 नंबर प्रश्न, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, बालक के सामाजिक विकास में, है ना, जाति भेद का, अनुवांशिकता का, वातावरण का, या अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का। तो ये भी आंसर जो है वह बहुत ही सिंपल है, 183 नंबर का, बालक के, है ना, सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा है यहाँ पर। ठीक है, सामाजिक विकास में, तो उसका क्या होगा, वातावरण। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ना बोला रहता तो हम किसको लेते, है ना, केवल महत्वपूर्ण कारक है बोलता तो अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों को लेकर चलते, लेकिन यहाँ पर वो बता रहा है कि है ना, इनमें से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, तो उसका वातावरण ही करेगा। ठीक, अगला प्रश्न 184 नंबर, संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, शिशुआवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किस अवस्था में जो है बालक जो है वह उसके संवेगात्मक विकास, है ना, संवेग में तीव्र परिवर्तन होता है। तो 84 नंबर का सही आंसर क्या है, किशोरावस्था में, है ना, उसके संवेग जो है वह तीव्र परिवर्तन होता है। चलिए 85 नंबर प्रश्न, चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सामाजिक कारक, मनोरंजन संबंधी कारक। 85 नंबर का सही आंसर क्या है, मनोरंजन संबंधी कारक। ठीक है, मनोरंजन से ही, है ना, उसके चरित्र को हम जान सकते हैं, ना कि उनके मानसिक से, है ना, मन में कुछ और सोच रहा है, बाहर कुछ और बोल रहा है, थोड़ी कह सकते, शरीर से तो पता नहीं चलेगा, है ना, तो किससे पता चलेगा, मनोरंजन संबंधी कारक से, वो कैसा हाव भाव प्रदर्शन करता है रोज। ठीक है, चलिए 186 नंबर प्रश्न है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास होता है वह है
तो किस वर्ष में मानसिक योग्यता का, है ना, लगभग विकास जो है वह पूरा माना जाता है। 186 नंबर का सही आंसर क्या होगा? चलिए 186 नंबर का सही आंसर है ए। 14 वर्ष के बालकों की मानसिक योग्यता को लगभग क्या माना जाता है? पूर्ण विकास वाला माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि के बालक को किस अवस्था में वह बोलना सीख जाते हैं? 187 नंबर का सही आंसर तो 11 माह। आमतौर पर बच्चों को देखते हैं ना, 11 माह में माँ पापा, ठीक है, ये बोलना शुरू कर देते हैं, तो 11 माह में, ठीक है, सामान्य रूप से। अगला प्रश्न है 88, निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत भेद को ध्यान नहीं रखता है, ठीक है, और शिक्षण प्रयुक्त की जाती है, तो ऐसी विधि कौन सी है? डाल्टन योजना है, व्याख्यान विधि है, प्रयोजन है, या बिनेटिका योजना है? ठीक है, चलिए कौन सी विधि है या कौन सी योजना है? तो 188 नंबर का सही आंसर क्या है? व्याख्यान विधि, है ना। व्याख्यान विधि में हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है, केवल व्याख्या पर ध्यान देते हैं। चलिए इसका बेसिक जो है वह मैं कुछ दिन में कराऊंगा। चलिए, शारीरिक रूप से व्यक्ति व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है व्यक्ति व्यक्ति के मध्य, है ना, भिन्नता। तो बाहरी भिन्नता, आंतरिक भिन्नता, व्यक्तित्व, या ये सभी, ठीक है। शारीरिक रूप से बोला है यहाँ पर 189 नंबर में। तो शारीरिक रूप से हम क्या देख रहे हैं? बाहरी को देख रहे हैं ना। आंतरिक रूप से तो पता नहीं चल रहा है कि अंदर में दोनों जो है वह किस रूप से व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके शरीर से ही हम देख पा रहे हैं ना, तो बाहरी भिन्नता कहेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न 190 नंबर, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं हैं, ऐसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। व्यक्तित्व, बाह्य विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता, इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट पढ़े हैं इसको, है ना। तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट उससे विपरीत बोल रहा है कि बाह्य रूप से दो व्यक्ति जो है वह एक समान है लेकिन अंदर से, है ना, उनकी योग्यताएं जो है वह दृष्टि से समरूप नहीं है, मतलब दृष्टि से हम नहीं बता सकते कि वो कैसे है, ठीक है। तो ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता को हम क्या कहेंगे? आंतरिक विभिन्नता कहेंगे। चलिए अगला है 191, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि काम नहीं आती है। ठीक है, व्यक्तिगत विधि में कौन सा नियम जो है वह काम नहीं आता? डाल्टन पद्धति, सामूहिक शिक्षण पद्धति, कॉन्डेक्ट पद्धति, या प्रोजेक्ट योजना। तो यहाँ पर व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि काम नहीं आता है ना। तो कौन? यहाँ पर तो समूह में बैठेंगे तो व्यक्तिगत से तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो समूह शिक्षण विधि ही इसका क्या है? सही आंसर है। चलिए अगला, मोटे रूप से व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? मोटे रूप से व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2, 4, 3, कितने भागों में? तो यहाँ पर 192 का सही आंसर है 2, है ना। एक आंतरिक और एक बाह्य, ठीक। अगला है, एक छात्र द्वारा गणित के सूत्र x² + y² + 2xy की गणितीय अवधारणा का प्रयोग भौतिक विज्ञान के प्रश्न का हल करने में किया जाता है, ठीक है। मतलब गणित के फार्मूले को उसने भौतिक में यूज कर लिया, उसका यह कार्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्मृति का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग, या अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। मतलब पहले गणित में सीखा था, उसको भौतिक में जाके उसने उपयोग कर लिया, ठीक। तो हम उसको क्या कहेंगे? अधिगम स्थानांतरण कहेंगे, है ना।
चलिए अगला है, अधिगम स्थानांतरण से बचत होती है समय की, श्रम की, धन की, ए और बी दोनों की, है ना, समय और श्रम दोनों की। तो 194 नंबर का सही आंसर क्या है? समय की भी बचत है और मेहनत भी कम लगेगा, है ना, अगर पूर्व में सीख चुके होंगे तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। चलिए अगला 196 नंबर प्रश्न। चलिए 195 नंबर प्रश्न, 94 हो गया, 95। अधिगम स्थानांतरण की आवश्यक शर्त है स्थायी अधिगम, स्थिति का चयन, प्रभाव या ये सभी। तो 95 नंबर का सही आंसर क्या है? सभी, है ना। अधिगम स्थानांतरण में स्थायी अधिगम भी होता है, स्थिति का चयन भी करते हैं और प्रभाव भी रहता है ना। पूर्व सीखे हुए ज्ञान का प्रभाव क्या होता है? बाद में सीखे गए ज्ञान में होता है, ठीक, तो प्रभाव भी रहता है। 196 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों से संबंधित है? उचित प्रतिचारों का चुनाव, प्रक्रिया की प्रभावशीलता, रुचि या ये सभी। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि है ना, अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक। तो उचित प्रतिचारों का चुनाव मतलब उचित सब्जेक्ट का चुनाव भी करना है। प्रतिक्रिया की प्रभाव, वह प्रतिक्रिया जो है वह आप पर किस प्रकार से प्रभाव, अब प्रतिक्रिया के प्रति आपकी रुचि कैसी है। ठीक है, तो ये सभी जो है वह क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 197 नंबर। एक बालक गणित सीखने में रुचि नहीं रखता है, इसलिए वह गणित में कमजोर है। यह कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से किस कारक से संबंधित है? ठीक है, एक बालक जो है वह गणित सीखने में रुचि नहीं रखता, ठीक, मतलब गणित को सीखना ही नहीं चाहता, रुचि नहीं ले रहा है, मतलब इसलिए वह गणित में कमजोर हो गया है। ठीक, अब यह कारक अधिगम को प्रभावित कर रहा है तो करेगा ही, है ना। करने वाले कारकों में से किस कारक से संबंधित है इसको बताना है। तो मनोवैज्ञानिक कारक है क्या, सामाजिक कारक है, या पर्यावरणीय, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी बोला है ना। तो 97 नंबर का जो सही आंसर वो क्या होगा? मनोवैज्ञानिक कारक। वो मन से ही सोच चुका है कि मैं गणित नहीं सीख सकता हूँ, तो उसको कोई भगवान भी नहीं सिखा सकता, है ना। मन में ही उसने ठान लिया है कि मैं गणित नहीं सीख सकता हूँ। ठीक है, तो गणित क्यों सीखेगा? वो सीख ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या है? उसका मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक, चलिए 198 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा कारक शारीरिक कारक से संबंधित है जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं? मतलब शारीरिक कारक से संबंधित है और अधिगम को भी प्रभावित करता है। ठीक है, विकलांगता, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, इनमें से सभी। अब देखो ये प्रश्न ही पूरा क्या है? शारीरिक दोष से संबंधित है। विकलांगता भी शारीरिक दोष है, दृष्टि दोष भी शारीरिक दोष है, श्रवण दोष भी शारीरिक दोष में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वह अधिगम को प्रभावित करेंगे। ठीक है, 199 नंबर प्रश्न। 3 वर्ष का बालक साइकिल चलाना नहीं सीख पाता, इसका प्रमुख कारण है प्रशिक्षण का अभाव, प्रशिक्षक की अयोग्यता, है ना, जो सिखाने वाला है उसकी अयोग्यता, या ए और बी दोनों। अब देखो प्रशिक्षण का अभाव तो रहेगा ही बालक में, है ना, ठीक है, तो यहाँ पास 3 वर्ष का जो बालक है ना, साइकिल चलाना नहीं सीखता, तो आयु एवं परिपक्वता का अभाव है। ठीक है, आयु भी कम है उसका और परिपक्व भी नहीं हुआ है उस जो भी कार्य करना चाहता है, यहाँ पर साइकिल चलाना चाहता है, उस कार्य के प्रति वह परिपक्व ही नहीं है, तो कहाँ से सीखेगा? ठीक है, इसलिए वह साइकिल चलाना नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, परिपक्व नहीं है। ठीक है, परिपक्वता का अभाव है और आयु भी कम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 200 नंबर का। निम्नलिखित में
कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारकों से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक के अंतर्गत कौन सा है, इसको बताना है। 200 नंबर का बहुत ही सही सिंपल आंसर है। ठीक है, कल हम करेंगे 201 नंबर प्रश्न से। अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी करा दें।